स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello and welcome to Study IQ. My name is Saurabh Gupta and I teach philosophy optional live on Study IQ IAS. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक फिलॉसफी ऑफ रिलीजन का, जो कि हमारी सेकेंड यूनिट है, दैट इज प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड देयर क्रिटिक्स इंडियन एंड वेस्टर्न। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाणों को, जो कि हमारी यूपीएससी के फिलॉसफी ऑप्शनल के सिलेबस में है, पेपर 2 में फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, दैट इज पार्ट बी। तो इसको हम डिस्कस करेंगे हमारी सेकेंड यूनिट में। तो आज के इस सेशन में हम वो सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारी यूपीएससी के सिलेबस में है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हमारा फिलॉसफी ऑप्शनल का जो सिलेबस है मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। फर्स्ट पेपर में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, उसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएंगी। इंडियन की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने चारवाक से लेके औरबिंदो तक कंप्लीट किया है। वेस्टर्न की भी मैंने कंप्लीट कर दी है, जहाँ पे मैंने प्लेटो से लेके क्वाइन स्ट्रॉसन तक सारी जो फिलॉसफी के जो यूनिट्स थे सभी को मैंने कंप्लीट किया है। आज के इस सेशन में हमारी जो अगली सीरीज है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन की, पेपर 2 के लिए, पेपर 2 मैंने स्टार्ट किया है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन से, क्योंकि अभी अभी हमने इंडियन और वेस्टर्न कंप्लीट किया है। तो जो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन है वो काफ़ी हद तक ओवरलैप करता है इंडियन और वेस्टर्न को, तो इसलिए मैंने इंडियन और वेस्टर्न के जस्ट बाद स्टार्ट किया है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। इसके बाद में मैं स्टार्ट करूँगा सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। इस तरीके से पूरा सिलेबस में कंप्लीट कराने वाला हूँ। फिलॉसफी से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम की और इंस्टाग्राम की आईडी है। आप जो भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं हम मिलके उनको सॉल्व कर सकते हैं। फिलॉसफी ऑप्शनल का जो लाइव बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, और अभी जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है वो हो रहा है 4 मार्च को। तो अभी हमारी जो लीप ईयर सेल है, इस साल हमारा लीप ईयर है, फरवरी 29 महीने की होने वाली है। तो लीप ईयर सेल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपके जो फीस है वो काफ़ी ड्रॉप हुई है, और ये अभी जो प्राइस है वो काफ़ी अफोर्डेबल है, 13,999। वैसे तो 38,000 फीस है। इसके लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा SG लाइव, तो ये 13,999 में आपको मिलने वाला है। मेरे लाइव क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस के अलावा टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जिसमें 12 टेस्ट होंगे, 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिनका डिस्कशन हम हमारे जो लाइव क्लासेस हैं उसमें भी करते हैं। इसके अलावा सारा स्टडी मटेरियल पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको एक भी सिंगल आपको कोई स्टैंडर्ड बुक मार्केट से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। सारा स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको मैं क्रक्स के फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि क्लासेस के दौरान आपको लिखना ना पड़े। मैं आपको माइंड मैप्स प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप अच्छे से अपना रिवीजन कर सकें एग्ज़ाम के टाइम पे। इसके अलावा हमारे जो मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती हैं 1 to 4 दिन में टाइमिंग रहती है, 1 से 4, और सिलेबस जो है वो हमारा 4 मंथ की ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाता है। 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमारा छोटा सिलेबस है। जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, सबसे छोटा सिलेबस फिलॉसफी का है, जो कि 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। उसमें हम सारे सेशंस लेते हैं, डाउट सेशंस लेते हैं, PYQs को डिस्कस करते हैं, जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है उसको भी करते हैं। सैटरडे को आपका आंसर राइटिंग सेक्शन भी होता है और डाउट सेशन भी होता है। तो इस तरीके से हम अपना सिलेबस जो है वो 4 महीने में कंप्लीट करते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो अगला बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा 4 मार्च से, जिसके एडमिशन सभी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप फिलॉसफी ऑप्शनल के साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो अभी अच्छा मौका है। फीस भी काफ़ी कम है, 13,999, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है। आप आराम से इसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं, और फिर हम मिलते हैं लाइव क्लास में हमारी, जो कि होने वाली है फिलॉसफी ऑप्शनल की। अभी हम बात करते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये दिया है सेंट एंसेल्म ने, और इसको सपोर्ट करता है डेकार्ट्स, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ रैशनलिज्म, एंड ही इज अ मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसोफर। मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी जो है डेकार्ट्स के जो रैशनलिज्म है वहाँ से स्टार्ट होती है, और वो सपोर्ट करता है इस ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट को। ये जो ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट है सबसे पहले एंसेल्म ने दिया था, सेंट एंसेल्म ऑफ कैंटरबरी, उन्होंने ये दिया था। और वो ये कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं ईश्वर के अस्तित्व की, गॉड के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पे कुछ भी परफेक्ट नहीं है, हमारे आसपास कुछ भी परफेक्ट नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूँ ना आप परफेक्ट है, हमें कोई भी चीज़ यहाँ पे परफेक्ट दिखाई नहीं देती। लेकिन हम ये मानते हैं कि परफेक्शन जैसी कोई चीज़ होती है। भले ही हमने ऐसी कोई परफेक्ट चीज़ अपने आसपास नहीं देखी, इम्परफेक्ट चीज़ें होती हैं। अगर इम्परफेक्ट चीज़ें होती हैं तो कुछ परफेक्ट भी होता होगा।
और वो परफेक्ट अगर होता है तो परफेक्ट तभी हो सकता है जब वो मेरे माइंड में ना होके वो रियलिटी में भी होगा, तभी तो वो परफेक्ट होगा। क्योंकि परफेक्ट वो कैसा परफेक्ट जो कि सिर्फ मेरे माइंड में है, माइंड से बाहर यानी कि रियलिटी में नहीं है। इसका मतलब ये है अगर मैं परफेक्शन को मानता हूँ, इसका मतलब ये है कि वो मेरे माइंड के अंदर भी है, मतलब परफेक्शन की आइडिया के फॉर्म में, और वो रियलिटी में यानी कि मेरे माइंड से बाहर भी है, इस एम्पिरिकल रियलिटी में है। तो वो जो परफेक्शन है वो कौन है? वो कोई और नहीं है, वो गॉड ही हो सकता है। इस तरीके से गॉड के एग्जिस्टेंस को वो प्रूव करता है, जिसको डेकार्ट्स भी सपोर्ट करता है। इसको इजी वे में मैंने ये 5 पॉइंट्स दिए हैं। इन 5 पॉइंट्स के थ्रू हम आराम से गॉड के एग्जिस्टेंस को समझ सकते हैं कि कैसे जो सेंट एंसेल्म है वो इसको प्रूव करता है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो इसका पॉइंट है वो कहता है इमेजिन द मोस्ट परफेक्ट बीइंग पॉसिबल। हम इमेजिन कर लेते हैं एक बार को कि मोस्ट परफेक्ट बीइंग जो है वो पॉसिबल है, हो सकता है। ठीक है, अगर वो हो सकता है, अ बीइंग दैट एग्जिस्ट इन रियलिटी इज मोर परफेक्ट देन अ बीइंग दैट ओनली एग्जिस्ट इन आवर इमेजिनेशन। तो मोर परफेक्ट तो वही होगा ना जो कि उससे ज्यादा परफेक्ट होगा जो सिर्फ हमारे माइंड में है। 2 बीइंग है, ए और बी। ए सिर्फ मेरे माइंड में है, बी जो है वो मेरे माइंड में भी है और रियलिटी में भी है। तो आप परफेक्ट किसको बोलोगे? बी वाले को बोलोगे ना, जो मेरे माइंड में भी है और मेरे माइंड से बाहर भी है। ठीक है, तो ऐसा जो बीइंग है जो कि मेरे माइंड में भी है और मेरे माइंड से बाहर भी है, मैं उसी को परफेक्ट मानूंगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ऐसे बीइंग को मैं मानता हूं। Since therefore if the most perfect being exists only in our imagination, it is not truly the most perfect being, है ना। अगर कोई ऐसा परफेक्ट बीइंग है जो कि सिर्फ मेरे माइंड में है, माइंड से बाहर नहीं है, तो मैं उसको परफेक्ट नहीं मान सकता। वो परफेक्ट कैसे हो सकता है? परफेक्ट तो वो तब होगा मेरे माइंड से बाहर भी होगा। ठीक है, सिंस वी आर इमेजिनिंग द मोस्ट परफेक्ट बीइंग, क्योंकि हम इमेजिन कर सकते हैं मोस्ट परफेक्ट बीइंग, इट मस्ट एग्जिस्ट इन रियलिटी फॉर इट टू बी ट्रूली परफेक्ट। इसका मतलब ये है कि उसको परफेक्ट होने के लिए मेरे माइंड में भी रहना पड़ेगा और माइंड से बाहर रियलिटी में भी रहना पड़ेगा। अब क्योंकि मैं पहले से ही एक्सेप्ट कर चुका हूं कि हाँ परफेक्शन होता है, परफेक्ट बीइंग होता है। अगर होता है इसका मतलब ये है कि वो मेरे माइंड में भी होता है और माइंड से बाहर भी होता है, क्योंकि परफेक्ट होने की डेफिनेशन यही होती है कि माइंड में भी है और रियलिटी में भी है। माइंड में भी है और रियलिटी में भी, इसका मतलब वो रियलिटी में भी है। अब क्योंकि वो रियलिटी में भी है, इसका मतलब गॉड इज रियल। गॉड का जो एग्जिस्टेंस है वो रियलिटी में है। ठीक है, सो देयरफॉर गॉड एज अ मोस्ट परफेक्ट बीइंग मस्ट एग्जिस्ट इन रियलिटी। इस तरीके से गॉड है, गॉड को एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा रियलिटी में, क्योंकि मैं परफेक्शन को एक्सेप्ट करता हूं और जो परफेक्शन है वो सिर्फ गॉड में हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता, विच मीन्स गॉड एग्जिस्ट एज परफेक्शन इन रियलिटी। ठीक है, इस तरीके से गॉड के एग्जिस्टेंस को वो प्रूव करता है। तो अगर हम बात करते हैं इसके प्रूफ की, जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है, तो जो कांट है वो इस पे आपत्ति जताता है। जितने भी आर्गुमेंट्स हैं सभी सारे आर्गुमेंट्स में कोई ना कोई क्रिटिक है। कांट को सारे आर्गुमेंट से दिक्कत है। कांट ये कहता है कि कोई भी चीज़ का इमेजिनेशन अगर मैं माइंड में कर लूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट करती है, जैसे इसने किया है। भाई गॉड के परफेक्शन को इसने इमेजिन ही तो किया है। अगर मैं ये कहूँ क्योंकि जो परफेक्शन है वो गॉड की क्वालिटी है और क्वालिटी से मैं उसके एग्जिस्टेंस को डिराइव कर लूँ, यानी कि उसके एग्जिस्टेंस को प्रूव करूँ, ये तो कोई तरीका नहीं होता। ये तो वही बात हो गई ना कि मैं कहूँ यूनिकॉर्न्स क्योंकि ब्यूटीफुल होते हैं और ब्यूटी एग्जिस्ट करती है। अब क्योंकि यूनिकॉर्न्स की ब्यूटी एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब यूनिकॉर्न्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। यानी कि प्रेडिकेट से सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस को आपने डिराइव किया है, किसी की क्वालिटी से उसके एग्जिस्टेंस को आप डिराइव नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं यूनिकॉर्न्स की, जो कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये इमेजिनरी क्रिएशन है। ठीक है, अब जो यूनिकॉर्न्स है वो रियल में तो नहीं होते, लेकिन यूनिकॉर्न्स कैसे होते हैं? ब्यूटीफुल होते हैं, सुंदर घोड़े होते हैं जिनके सिर पे एक सींग होता है, बड़े सुंदर होते हैं। ठीक है, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन वो कहाँ है? वो फिक्शन में तो हैं, वो हमारे इमेजिनेशन में है, लेकिन वो रियलिटी में तो नहीं है। अब मैं अगर ये कहूँ क्योंकि वो सुंदर होते हैं, सुंदरता तो एग्जिस्ट करती है। अब सुंदरता एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब घोड़े भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जिनको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। ये कोई बात नहीं होती। इस तरीके से जो कांट है वो ये कहता है कि किसी भी चीज़ को इमेजिन करके और फिर उसकी कोई क्वालिटी को प्रूव करके कि भाई इसमें ये क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो इस क्वालिटी को प्रोसेस करने वाला भी एग्जिस्ट करता होगा, जो कि गॉड है। ये कोई तरीका नहीं होता गॉड को प्रूव करने का, ये गलत तरीका है। इस तरीके से वो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर देता है। अगला जो आर्गुमेंट आता है दैट इज कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट ये बात करता है एंटायर कॉस्मोस की। अब जो कॉस्मोस है इसमें क्या होता है, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अपने आसपास हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अब हर चीज़ का कोई ना कोई कॉज होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई कॉज होता है।
अगर हर चीज का कोई ना कोई कॉज होता है तो इस वर्ल्ड का भी कोई कॉज होगा। इस वर्ल्ड का कॉज कौन होगा? गॉड हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो जो हमारा, मैंने यहाँ पे तीन पॉइंट्स दिए हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल ऑफ कॉजलिटी, यानी कि हर चीज का अगर कॉज होता है तो इस वर्ल्ड का भी, इस यूनिवर्स का, इस कॉस्मोलॉजी का कोई कॉज होगा। वो कौन हो सकता है? वो गॉड ही हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनफाइनाइट रिग्रेस, ये जो सेकंड पॉइंट है, इससे भी कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट को समझा जाता है। इनफाइनाइट रिग्रेस का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हर चीज कॉन्टिंजेंट है। कॉन्टिंजेंट का मतलब ये है कि हर चीज किसी न किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड करती है। हर चीज अगर किसी न किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड करती है तो इसका मतलब यह है कि हर चीज डिपेंडेंट है। कुछ तो ऐसा होगा जो इंडिपेंडेंट होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो इंडिपेंडेंट होगा, जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता होगा। वो कोई और नहीं, गॉड ही हो सकता है, विच मीन्स गॉड एग्जिस्ट। क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट चीजें हैं तो इंडिपेंडेंट भी होगा, और वो कौन है? वो गॉड। इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है। गॉड के एग्जिस्टेंस को ऐसे ही प्रूव करते हैं सेकेंड वाले पॉइंट से। अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, दैट इज अनकॉज कॉज। अब यहाँ पे अगर हम जितनी भी चीजें देखते हैं उन हर चीज का कोई ना कोई कॉज होता है। अब हर चीज का कॉज होता है, ठीक है, तो कुछ तो ऐसा होगा जिसको कोई कॉज ही नहीं होगा, जिसका कोई कॉज ही नहीं होगा। क्या आपने ऐसी अपने लाइफ में कोई चीज देखी है जिसका कोई कॉज ना होता हो? क्योंकि यहाँ पे हम जो कुछ भी देखते हैं हर चीज का कुछ ना कुछ कॉज होता है। कुछ तो ऐसा होगा जिसको कोई कॉज नहीं होगा, जो अनकॉज्ड होगा। वो अनकॉज कौन हो सकता है? वो गॉड ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। अब कांट फिर से आता है। कांट कहता है कि ये तरीका नहीं है गॉड को प्रूव करने का। अगर हम बात करते हैं कॉजलिटी की, अगर आप ये मानते हो कि हर चीज का कॉज होता है तो इस तरीके से तो गॉड का भी कॉज हुआ, इस हिसाब से तो गॉड का भी कॉज हुआ। अगर आप ये मानते हो कि हर चीज डिपेंडेंट है, किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, हर चीज कॉन्टिंजेंट है, तो फिर गॉड कॉन्टिंजेंट क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है गॉड भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। ऐसा हो सकता है कि गॉड भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर हर चीज को बनाने वाला कोई होता है तो गॉड को भी बनाने वाला कोई होगा। इस तरीके से वो ये कहता है कि जो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है वो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट की ही एक कॉपी है। ये कुछ नई चीज नहीं है। ये नए तरीके से आपने क्या किया है? गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश की है। इस तरीके से कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट को भी कांट जो है वो डिनाई कर देता है। आगे बात करते हैं हम सेंट थॉमस एक्विनास 5 वेज। अब जो सेंट थॉमस एक्विनास हैं ये 5 तरीके से ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। इनके 5 वेज हैं जिनको जाना जाता है 5 वेज फॉर प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और वो 5 तरीके क्या है? पहला है मोशन। ये कहते हैं कि यहाँ पे जो एटम्स होते हैं, यहाँ पे जो एटम्स होते हैं, सारी चीजें तो एटम से ही बनी हुई हैं, सारी चीजें एटम से बनी हुई हैं। किसी भी चीज में मूवमेंट अगर आता है तो वो मूवमेंट कहाँ आता होगा? पहले एटम में आता होगा, तभी तो चीजें मूव करती होंगी। तो जो मोशन है वो डाल कौन रहा है? मोशन डालने वाला कौन है? एटम्स को मूव कराने वाला कौन है? अगर मेरा हाथ ये हिल रहा है तो इस हाथ के हिलने में किसी न किसी की तो इच्छा होगी ना, जिसने मुझे ये मूवमेंट दिया होगा, जिसने मुझे ये मोशन दिया होगा। वो मोशन देने वाला कौन है? हु इज द मोशन गिवर? दैट इज गॉड, विच मीन्स गॉड एग्जिस्ट। इस तरीके से गॉड के एग्जिस्टेंस को वो प्रूव करता है मोशन के थ्रू कि यहाँ पे हर चीज में मोशन है, तो मोशन को देने वाला कोई और नहीं हो सकता। वो कौन है? वो गॉड ही हो सकता है। नेक्स्ट वो कहता है एफिशिएंट कॉज, जिसको हिंदी में कहते हैं निमित्त कारक। एफिशिएंट कॉज वो होता है जो चीजों को बनाता है आउट ऑफ एटम्स। जैसे हम कारपेंटर की बात करते हैं। कारपेंटर अगर लकड़ी से लेके टेबल को बनाता है, लकड़ी को लिया, टेबल को बनाया, कुर्सी को बनाया, तो कारपेंटर कौन है? कारपेंटर अपने आप में एफिशिएंट कॉज होता है। और जो लकड़ी है वो मटेरियल कॉज है। मटेरियल कॉज को लेके जो एफिशिएंट कॉज है वो क्या करता है? वो टेबल को बनाता है। इसी तरीके से इस जगत की अगर हम बात करते हैं, इस वर्ल्ड की बात करते हैं, ये वर्ल्ड आपको इफेक्ट के फॉर्म में दिखाई देता है। इस इफेक्ट के फॉर्म में दिखाई देता है, इसका मतलब ये है कि इस वर्ल्ड को भी किसी ने बनाया है, इसका कोई एफिशिएंट कॉज रहा होगा। अब इसका मटेरियल क्या है? नेचर। इस वर्ल्ड का मटेरियल है नेचर। नेचर से इस वर्ल्ड को बनाया गया है, लेकिन बनाने वाला तो कोई ना कोई होगा ना, कोई इंटेलिजेंट बीइंग होगा। वो इंटेलिजेंट बीइंग कौन है? दैट इज गॉड। तो इस तरीके से एफिशिएंट कॉज जो है वो कौन है? वो गॉड है। जो निमित्त कारक है वो गॉड है। इस तरीके से गॉड के एग्जिस्टेंस को वो प्रूव करता है।
नेक्स्ट है कॉन्टिंजेंसी। इसको हमने पिछले कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट में भी पढ़ा था। वो ये कहता है कि यहाँ पे हर चीज कॉन्टिंजेंट है, यानी कि हर चीज किसी ना किसी चीज के ऊपर, किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे हर चीज डिपेंडेंट है तो कुछ तो ऐसा होगा जो नेसेसरी होगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज कॉन्टिंजेंट है तो कुछ ना कुछ नेसेसरी भी होता होगा। अब वो नेसेसरी बीइंग कौन है? जो हमेशा रहता है, जो इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो कौन है? वो गॉड ही हो सकता है। इस तरीके से गॉड के एग्जिस्टेंस को ये प्रूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ परफेक्शन। यहां पे हम बहुत सारी चीजें देखते हैं अपने आसपास, कुछ चीजें कम परफेक्ट दिखाई देती हैं, कुछ चीजें ज्यादा परफेक्ट दिखाई देती हैं, लेकिन अल्टीमेटली परफेक्ट कोई चीज दिखाई हमें नहीं देती कि जिसमें कोई कमी ना हो। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं, लेकिन परफेक्शन जो है वो किसी में हमें दिखाई नहीं देता। कुछ तो ऐसा होगा जो परफेक्ट होगा। ये आर्गुमेंट जो है वो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट से मिलता जुलता है कि कोई परफेक्ट बीइंग होता होगा। जो डिग्री ऑफ परफेक्शन है वो कौन डिसाइड करता होगा? खुद कौन परफेक्ट होगा? वो गॉड ही हो सकता है, वो कोई और नहीं हो सकता। इस तरीके से इस आर्गुमेंट के थ्रू भी वो गॉड को प्रूव करता है। नेक्स्ट है इसका डिजाइन। ये हमारा जो अगला आर्गुमेंट आने वाला है, डिजाइन और टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट, जिसमें ये कहता है कि ये वर्ल्ड हमें डिजाइन की फॉर्म में दिखाई देता है। जैसे ये मार्कर है मेरे हाथ में, इस मार्कर को भी किसी ना किसी ने डिजाइन किया है। इसको डिजाइन किया है तो इसका कोई डिजाइनर होगा, जिसके माइंड में इसका डिजाइन एज अ फॉर्म या आइडिया होगा। तो वो डिजाइनर कौन है? वो गॉड ही है। इस तरीके से ये 5 आर्गुमेंट्स हैं जिनके थ्रू जो सेंट थॉमस एक्विनास हैं वो ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं, गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं। अब अगर यहाँ पे कांट की बात करते हैं तो कांट को इनमें से कोई भी आर्गुमेंट पसंद नहीं आता। वो सारे आर्गुमेंट्स पे एक एक करके सभी को रिजेक्ट कर देता है। अगर मोशन की बात करते हैं तो जो कांट है वो ये कहता है कि मोशन को क्रिएट करने के लिए गॉड की जरूरत नहीं है, ये कॉस्मिक लॉस पे चल सकता है। अगर बात करते हैं एफिशिएंट कॉज की, तो जो एफिशिएंट कॉज है वो नेचर अपने आप में हो सकता है। जो कॉन्टिंजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो वो ये कहता है कि कॉन्टिंजेंट चीज़ों को देख के नेसेसरी बीइंग की हम कल्पना नहीं कर सकते। हमने जो देखा है हम उसी की कल्पना कर सकते हैं, जो हमने नहीं देखा उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो हम गलत करते हैं। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ परफेक्शन। आपको कैसे पता कि परफेक्शन होता है गॉड में? परफेक्शन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये तो वही आर्गुमेंट है जो हमने ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट में पढ़ा था। तो जैसे ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट को कांट डिनाई करता है, वैसे ही ये डिग्री ऑफ परफेक्शन को भी कांट जो है वो डिनाई करता है। आगे बात करते हैं डिज़ाइन की। डिज़ाइन यानी कि टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट। डिज़ाइन के लिए हमें डिज़ाइनर भी चाहिए। आपको डिज़ाइन दिखता है, डिज़ाइनर आपने कभी भी नहीं देखा, क्योंकि डिज़ाइन हम देखते हैं फिनोमिनल वर्ल्ड में, और जो डिज़ाइनर है उसकी आप बात करते हो मेटाफिजिकल या फिर नॉमिनल वर्ल्ड में। और नॉमिनल एंटाइटीज कैन नॉट बी नोन, क्योंकि वो सिर्फ फिनोमिना की बात करता है, नॉमिना की तो बात ही नहीं करता कांट। वो ये कहता है कि जो कुछ भी हम फिनोमिनल वर्ल्ड में देखते हैं, फिनोमिनल वर्ल्ड का मतलब होता है अपरेंट वर्ल्ड, जो कि हमें अपीयर होता है हमारी आंखों के सामने, विच इज रियल वर्ल्ड। अब ये कहता है कि गॉड तो हमारे रियल वर्ल्ड में हमें अपीयर होता ही नहीं है सॉरी, तो फिर गॉड को हम कैसे मान सकते हैं कि वो है? हमारे इस अपरेंट वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का आर्गुमेंट हमारे पास है, उनका एग्जिस्टेंस हम मानते हैं। गॉड का हमारे पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं हो सकता, गॉड का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। और डिजाइनर के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, जो कि ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में रहता है, नॉमिनल वर्ल्ड में रहता है। नॉमिना का मतलब होता है ट्रांसेंडेंटल रियलिटी, जैसे कि वर्ल्ड हो गया, सेल्फ हो गया, गॉड हो गया। तो इन चीज़ों को तो हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि दे आर अननोएबल। क्योंकि जो कांट है, कांट ये कहता है कि हम सिर्फ फिनोमिनल वर्ल्ड को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो नॉलेज है वो सीमित है 12 कैटेगरीज तक, और जो 12 कैटेगरीज हैं वो सिर्फ अप्लाई होती है फिनोमिना पे। फिनोमिना का मतलब है ये फिनोमिनल वर्ल्ड यानी कि अपरेंट रियलिटी, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये फिजिकल वर्ल्ड, ये एम्पिरिकल रियलिटी। अब क्योंकि 12 कैटेगरीज जो है हमारे माइंड की, वो सिर्फ इस फिनोमिनल वर्ल्ड के ऊपर अप्लाई होती हैं। उनको अगर हम अप्लाई करते हैं नॉमिनल एंटाइटीज पे, जैसे वर्ल्ड, सेल्फ और गॉड, तो हमें सिर्फ इल्यूजन्स होते हैं जिनको वो एंटीनॉमीज बोलता है। हमें सिर्फ इल्यूजन्स होते हैं जिनको वो एंटीनॉमीज बोलता है, वो कोई रियलिटी नहीं है। हम सिर्फ स्पेकुलेट करते रहते हैं, थीसिस, एंटीथीसिस, थीसिस, एंटीथीसिस, कि हाँ भाई गॉड हो सकता है, गॉड नहीं हो सकता, हाँ गॉड होगा या गॉड नहीं होगा, डिजाइनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बस हम ऐसे उलझे रहते हैं, हमें कोई सर्टन नॉलेज नहीं मिलती। इस तरीके से जो कांट है वो सेंट थॉमस एक्विनास के 5 आर्ग्यूमेंट्स को भी रिजेक्ट कर देता है। आगे अगर हम बात करते हैं डिजाइन और टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, तो डिजाइन का मतलब ये है कि इस वर्ल्ड को हम डिजाइन फॉर्म में देखते हैं। यहां पे बड़ी ब्यूटीफुल डिजाइन्स हैं, जैसे ह्यूमन हार्ट।
ह्यूमन आई, ह्यूमन डीएनए, या फिर मेल फीमेल रिलेशन, ये सारे डिजाइंस को कौन बनाता है? इतनी ब्यूटीफुल, इतनी कॉम्प्लेक्स डिजाइंस, बिल्कुल नेचुरल डिजाइंस, जिनको हम नहीं बना सकते। मैं नहीं बना सकता, आप नहीं बना सकते, हम में से कोई भी नहीं बना सकता। ह्यूमन आई को कोई नहीं बना सकता, ह्यूमन हार्ट को कोई नहीं बना सकता। मेल फीमेल के बीच में एक रिलेशन होगा, एक अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्शन को हम क्रिएट नहीं कर सकते। मेल मेल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। फीमेल और फीमेल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है हम क्रिएट नहीं कर सकते। इसको क्रिएट करने वाला कोई तो होगा, क्योंकि ये ब्यूटीफुल डिजाइन्स हैं, तो ये ग्रेट डिजाइन्स हैं, तो इनका कोई ग्रेट डिजाइनर भी होगा। और वो जो डिजाइनर है वो कौन हो सकता है? वो गॉड ही हो सकता है। डीएनए बनाने वाला गॉड है, ह्यूमन आई बनाने वाला गॉड है, ह्यूमन हार्ट बनाने वाला गॉड है, और ह्यूमन रिलेशंस बनाने वाला मेल फीमेल, मेल मेल और मेल फीमेल और फीमेल फीमेल जो रिलेशंस बनाता है वो भी कौन है? वो गॉड ही हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। विच मीन्स गॉड एग्जिस्ट्स। इसका मतलब ईश्वर अस्तित्व में है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम कंसिडर करते हैं, जिससे हमें समझना ही आसान हो जाएगा डिजाइन और टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे हम अपने आसपास ऑर्डर देखते हैं। वर्ल्ड में ऑर्डर है, दुनिया में एक ऑर्डर चलता है, पूरे ब्रह्मांड में हम ऑर्डर देखते हैं। हर चीज़ अपने ऑर्डर के हिसाब से चलती है, हर चीज़ में ऑर्डर है। ये ऑर्डर कौन देता है? ये गॉड देता, कोई और नहीं देता। तो इस ऑर्डर को देने वाला गॉड है, इसका मतलब गॉड जो है वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी एंड अडाप्टेशन। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, लेकिन उसके साथ में हम अडाप्ट भी कर लेते हैं। वर्ल्ड इतना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी हम अडाप्ट कर लेते हैं उसको। तो ये जो अडाप्टेशन है, ये इसकी एबिलिटी हमारे पास कहाँ से आती है? गॉड से आती है। अगला है इन्फ्लुएंस टू डिजाइनर। ये डिजाइन के फॉर्म में हमें पूरा यूनिवर्स दिखाई देता है, तो इसका कोई डिजाइनर भी होगा, जो कि गॉड हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। अगला जो है एनालॉजी ऑफ ह्यूमन क्रिएशंस। जैसे ह्यूमंस को क्रिएट किया जाता है, जैसे ह्यूमंस बहुत सारी चीजों को क्रिएट करते हैं, वैसे ह्यूमंस को भी क्रिएट करने वाला कोई ना कोई होगा। वो कौन हो सकता है? वो गॉड ही हो सकता है। कांट को इससे भी दिक्कत है, कांट को इससे भी दिक्कत है। कांट ये कहता है कि सिर्फ डिजाइन को देख के आप डिजाइनर की बात नहीं कर सकते, क्योंकि डिजाइन को तो हम इस अपरेंट वर्ल्ड में देखते हैं, फिनोमिनल वर्ल्ड में देखते हैं, लेकिन जो डिजाइनर है वो मेटाफिजिकल एंटाइटी है, वो ट्रांसेंडेंटल एंटाइटी है, वो नॉमिनल एंटाइटी है, एंड नॉमिना कैन नॉट बी नोन। अगर नॉमिना को हम जानने का प्रयास करते हैं तो हम अपने माइंड की 12 कैटेगरीज उन पे अप्लाई कर देते हैं। यही आर्गुमेंट हमने पिछले वाले आर्गुमेंट में भी पढ़ा था, क्योंकि उससे ये मिलता जुलता है। तो जो कांट का क्रिटिसिज्म है वो इसके ऊपर भी अप्लाई होता है कि डिजाइन को देख के डिजाइनर को हम स्पेकुलेट करेंगे तो फिर हम गलती करेंगे। हमें सिर्फ इल्यूजन्स मिलेंगे, जिनको वो एंटीनॉमीज बोलता है। हमें कोई फैक्ट नहीं मिलेगा, हम इस फैक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे कि गॉड एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं एग्जिस्ट करता है। आगे बात करते हैं हम मॉरल आर्गुमेंट की। अब आता है नंबर कांट का। ये जो आर्गुमेंट है ये कांट का ही है। सारे आर्गुमेंट्स को कांट डिनाई कर देता है। अब देखते हैं कि इतने सारे आर्गुमेंट्स जो कि पूरी दुनिया मानती है, काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं हमारे पास, काफ़ी थियोलॉजियंस हैं, काफ़ी फिलोसोफर्स हैं, एथिकल थिंकर्स हैं, मॉरल थिंकर्स हैं, रिलीजियस थिंकर्स हैं, जो कि उन आर्गुमेंट्स को मानते हैं, लेकिन कांट उन सभी को डिनाई करता है। तो कांट का अपना जो आर्गुमेंट है वो कितना फिलोसॉफिकल है, इसको हमें देखना है। कांट का जो आर्गुमेंट है इसको हम कहते हैं मॉरल आर्गुमेंट। कांट के आर्गुमेंट को हम जानते हैं मॉरल आर्गुमेंट के नाम से। और जो मॉरल आर्गुमेंट है वो ये कहता है कि हम सभी जो बीइंग्स हैं, हम सभी के अंदर एक मॉरल सेंस होता है। हम अकेले में भी गलत काम नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है, या फिर कोई नहीं भी देख रहा है तो हमें ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलत करने का सोचते हैं, हम कुछ करने का सोचते हैं तो हमारे दिल से एक अंदर से आवाज़ आती है, नहीं नहीं ये नहीं करना, ये गलत है। वो जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है वो किसकी आवाज़ आती है? वो किसकी आवाज़ होती है? वो कौन देता है हमें? वो जो सेंस है ना कि नहीं ये सही है और ये गलत है, ये जो सही और गलत का जो सेंस है कि ये मॉरली रॉन्ग है, दिस इज मॉरली रॉन्ग। किसी का कत्ल करना मॉरली रॉन्ग, चोरी करना मॉरली रॉन्ग, रेप करना मॉरली रॉन्ग। तो ये जो मॉरली रॉन्ग की जो सेंस है, रॉन्ग का जो सेंस है कि ये गलत है, ये सेंस हमें कहां से आता है? ये हमें आता है गॉड से। अब गॉड हमारे अंदर ये वाला सेंस डालता है, इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हमारे अंदर ये सेंस है तो उस सेंस को देने वाला भी कोई होगा, और वो कौन है? वो गॉड है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे अंदर मॉरल सेंस को देने वाला है वो गॉड है, वो गॉड एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से वो गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है, जिसको इन पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं। वो ये कहता है कि हमारे जो मॉरल रूल्स हैं वो देने वाला गॉड है,
इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है। हमारे पास होती है चॉइस और रीज़न, हमारे पास चॉइस होती है कि हम गलत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो रीज़न है कई बार वो भी, हमारा रीज़न भी सही ठहरा देता है कि हाँ ठीक है, क्या गलत है। कोई बहुत अमीर तो था ना, कोई अगर अरबपति है, उससे अगर मैंने 100 रुपये चुरा भी लिए तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी हमारा दिल गवाही नहीं देता, हमारी आत्मा हमें कोसती है, वो ये कहती है कि नहीं नहीं ये गलत है। तो जो आत्मा की आवाज़ होती है ना, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस, अंतरात्मा, ये अंतरात्मा की आवाज़ कहाँ से आती है, इसको आवाज़ देता कौन है, इसको देता है गॉड। इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करते हैं पर्पस की, हमारी लाइफ में कई बार हमें पर्पस दिखाई नहीं देता। हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं अपने लाइफ में, लेकिन फेल होते हैं। हम बहुत कोशिशें करते हैं लेकिन फिर भी फेल होते हैं। हम करना कुछ और चाहते थे लेकिन होता कुछ और है। तो वो जो पर्पस है ना कि मेरी लाइफ में क्या होगा, मेरी लाइफ का पर्पस कौन देगा, वो पर्पस किसके माइंड में होता है, वो होता है गॉड के माइंड में। इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करते हैं सोर्स की, हमारी मोरालिटी का जो सोर्स है वो पेरेंट्स नहीं हो सकते, सोसाइटी नहीं हो सकती, लॉ नहीं हो सकता, रिलीजन नहीं हो सकता। ये सारी चीजें हमें सेंस सिखाती हैं मोरालिटी का, लेकिन क्या हम इनकी बात पूरी तरीके से सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि ये सही है ये गलत है, क्या हम सारी बातें मानते हैं, नहीं मानते। रिलीजन हमें बहुत कुछ सिखाता है कि ये सही है ये गलत है। हर रिलीजन का अपना एक मॉरल कोड होता है, लेकिन क्या हम उसको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं। टीचर्स भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, क्या हम उसको मानते हैं, सब कुछ नहीं मानते, कुछ मानते हैं। हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो लॉ है, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन हम पूरा फॉलो नहीं करते, हम कुछ को ही फॉलो करते हैं। हम जो कुछ भी फॉलो करते हैं वो हमारी खुद की एक मोरालिटी है। वो मोरालिटी हमारे पास कहाँ आती है, कहाँ से आती है। और हम जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, अगर हम अपने देश की बात करते हैं, 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो 140 करोड़ जो व्यक्ति हैं, सभी का अपना एक यूनिक मॉरल कोड है। वो यूनिक मॉरल कोड कौन देता है, उसका सोर्स क्या है, उसका हायर सोर्स है। और वो कौन है, वो गॉड है। वो कौन है, वो गॉड है। कई बार हम अपनी लाइफ में कंफ्यूज होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आता। हम एथिकल डिलेमास में हम फंसे रहते हैं, जिसको हम कहते हैं धर्म संकट। हम धर्म संकट में पड़ते हैं। उस धर्म संकट से बचाने का रास्ता हमारे पास कहाँ से आता है। हमें किसी ऐसे की जरूरत पड़ती है जो हमें इस धर्म संकट से बाहर निकाल ले, जिसमें हम विश्वास कर सके, हाँ ये जो बताएगा बिल्कुल सही बताएगा, और जिसको हम पूरी तरीके से मान सकते हैं। तो हमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता। वो कौन हो सकता है, तब हमें जरूरत पड़ती है ईश्वर की। ठीक है, दैट इज नीड ऑफ गॉड। ईश्वर की जरूरत पड़ती है, गॉड की जरूरत पड़ती है। हे भगवान, अब तू मेरी सहायता कर, अब तू ही बता कि मैं क्या करूं, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तो हमें पड़ती है किसकी जरूरत, गॉड की। इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है और वो हमारी हेल्प भी करता है ऐसे डायलेमा से निकलने में, ऐसे धर्म संकट से निकलने में। तो ये है मॉरल आर्गुमेंट कांट का। कांट के मॉरल आर्गुमेंट को भी क्रिटिसाइज किया गया है। इसके इतने सारे पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करते हैं मॉरल रूल्स की, तो इसके जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी एविडेंट नहीं है, ऐसा कोई एविडेंट नहीं है जहां से ये पता चलता हो कि ये जो मॉरल रूल्स हैं और ये जो चॉइस एंड रीजन है, पर्पस है, सोर्स है, जो ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों के लिए गॉड की ज़रूरत हो। ये सारे काम हमारे सोसाइटी में हो सकते हैं। इन सारे जो आपने गॉड को यहाँ पे लेके आए हो, गॉड के एग्जिस्टेंस को आपने प्रूव किया है, उस गॉड को हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी से हम रिप्लेस कर सकते हैं, कन्वेंशन से, सोशल कन्वेंशन से, कस्टम्स एंड बिलीफ से, नेशनल लॉ से हम उसको आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमें गॉड की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से कांट का जो मॉरल आर्गुमेंट है, इसके भी क्रिटिक्स होते हैं, इसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है। आगे बात करते हैं हम इंडियन फिलॉसफी की। तो इंडियन फिलॉसफी में जो हमारा वेदांत दर्शन है, तो वेदांत दर्शन में हमारे पास हमारे यूपीएससी के सिलेबस में 3 फिलोसोफर्स हैं। पहले हैं आदिगुरु शंकराचार्य जो कि अद्वैत वेदांत के प्रपाउंडर हैं। उसके बाद में है रामानुजाचार्य जो कि विशिष्टाद्वैत के प्रपाउंडर हैं। अगर हम बात करते हैं माधवाचार्य की, तो माधवाचार्य जो है वो द्वैत दर्शन के प्रपाउंडर हैं। शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है वो ये कहते हैं कि जो गॉड है वो कोई होता ही नहीं, गॉड की तो वो बात ही नहीं करते। वो बात करते हैं ब्रह्म की। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म न परा। उनके हिसाब से ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव जो है वो ब्रह्म के परे नहीं है। लेकिन वो जो ब्रह्म की बात करते हैं वो निर्गुण और निराकार ब्रह्म है, दैट इज फॉर्मलेस एंड एट्रीब्यूटलेस। ऐसा ब्रह्म जिसमें ना कोई फॉर्म है यानी कि ना कोई रूप है, और ना ही कोई आकार है यानी कि ना कोई उसमें शेप है। अब जिसमें ना कोई रूप है, ना कोई शेप है, और ना ही उसमें कोई गुण है, तो वो ईश्वर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जिस ईश्वर की बात करते हैं उसमें गुण भी होता है, उसमें कोई रूप भी होता है।
इसका मतलब यह है कि ईश्वर की बात नहीं करते, क्योंकि जो ईश्वर है वो कैसा है, वो सगुण ब्रह्म होता है। ईश्वर तो सगुण ब्रह्म होता है, जिसमें हम कुछ गुणों को देखते हैं कि वो ओमनीपोटेंट है, वो सर्वशक्तिमान है, वो बेनवोलेंट है, वो उदार है, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो सर्वव्यापी है, वो ओमनीशिएंट है, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, वो क्रिएटर बीइंग है, वो प्रिजर्वर है, वो डिस्ट्रॉयर है। यही सारे गुण तो हम देखते हैं ईश्वर में, लेकिन इनका जो ब्रह्म है वो तो निर्गुण है। इस हिसाब से ये निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, सगुण ब्रह्म की ये बात ही नहीं करते हैं। और जो ईश्वर होता है वो सगुण ब्रह्म होता है। अगर हम बात करते हैं रामानुजाचार्य और माधवाचार्य की, तो ये दोनों फिलोसोफर्स ऐसे हैं जो कि सगुण ब्रह्म की बात करते हैं, और इनके हिसाब से जो गॉड है दैट इज लॉर्ड विष्णु और श्री हरि और नारायण, ये बात करते हैं लॉर्ड विष्णु की, श्रीहरि की या फिर नारायण की। इनके हिसाब से जो गॉड है वो कौन है, वो लॉर्ड विष्णु है, श्रीहरि है और नारायण है। अगर हम बात करते हैं इनके एग्जिस्टेंस की, तो ये कहते हैं जो श्रीहरि हैं वो अनादि भी हैं और अनंत भी है, ना तो वो कभी पैदा हुए थे ना ही वो कभी मरेंगे। और अगर हम बात करते हैं उनके एग्जिस्टेंस की, अगर हम बात करते हैं उनके कनेक्शन की कि भाई वर्ल्ड से या फिर मैन से उनका क्या रिलेशन है, तो पिछले वाले लेक्चर में भी हम इसको समझ चुके हैं कि इनके हिसाब से जो ईश्वर है वो श्री हरि हैं, नारायण हैं, विष्णु जी हैं और वही ब्रह्म हैं, वही ब्रह्म है। और मैन से उनका ये रिलेशन है कि मैन जो है वो कौन है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ चित्त एंड अचित। चित्त का मतलब होता है हमारी कॉन्शियसनेस, यानी कि हमारी इंडिविजुअल सोल, जिसको हम आत्मा कहते हैं। अचित का मतलब है हमारा मटेरियल बॉडी। तो हम किससे बने हुए हैं, हम अपनी आत्मा और शरीर दोनों से मिलकर बने हैं, जो कि हमारे ईश्वर का ही, अकॉर्डिंग टू रामानुजाचार्य, हमारे ईश्वर का ही क्या है, एक क्वालिटी है, वो उसका क्वालिटी है। तो हम कौन है, हम ईश्वर की क्वालिटी हैं, यानी कि हम ईश्वर के गुण हैं। ये कनेक्शन बताते हैं वो ईश्वर से मैन का। और जो जगत है उसका भी यही रिलेशन है। जगत भी जो है वो चित्त और अचित से बना हुआ है, जो कि ईश्वर ने ही बनाया हुआ है। तो ईश्वर कौन है, ईश्वर एक क्रिएटर है, वो प्रिजर्वर भी है और वो डिस्ट्रॉयर भी है। यानी कि वो क्रिएट करने का काम भी करता है, वो प्रिजर्व करने का काम भी करता है और वो डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो क्रिएशन और प्रिजर्वेंस और डिस्ट्रक्शन के लिए, तीनों कामों के लिए हमें गॉड की जरूरत पड़ती है। और ये तीनों काम हम यहाँ पे होते हुए देखते हैं। लोग पैदा होते हैं, चीजें यहाँ पे बनती हैं, चीज़ें यहाँ पे प्रिजर्व होती हैं, लोग कुछ दिन तक जिंदा रहते हैं, फिर लोग मर जाते हैं, चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। तो ये तीनों कामों को करने वाला कौन है, ये तीनों कामों को करने वाला गॉड ही है। माधवाचार्य भी ऐसा मानते हैं। अब गॉड है, इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है, ईश्वर का अस्तित्व जो है वो इस तरीके से प्रमाणित हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं न्याय दर्शन की, तो न्याय दर्शन जो है वो 9 आर्गुमेंट्स देता है। न्याय वैशेषिक जो है वो अलाइड फिलोसफीज हैं। जो न्याय है, न्याय दर्शन के जो प्रोपाउंडर हैं वो हैं गौतम। वैशेषिक के कणाद है, तो गौतम और कणाद का जो न्याय वैशेषिक दर्शन है उसमें हमारे कई सारे आर्गुमेंट्स हैं, जिनको हम 9 आर्गुमेंट्स की फॉर्म में देखते हैं। इन 9 आर्गुमेंट्स में एक सबसे मजेदार चीज़ ये है कि ये जो 9 आर्गुमेंट्स हैं हमारी इंडियन फिलोसफी के, जो कि न्याय दर्शन से हैं, तो उस न्याय दर्शन से हमें जो 9 आर्गुमेंट्स मिलते हैं गॉड के एग्जिस्टेंस के फेवर में, इन 9 आर्गुमेंट्स में वेस्टर्न के जितने भी आर्गुमेंट्स थे, चाहे वो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट हो, कॉस्मोलॉजिकल हो, टेलियोलॉजिकल हो, सेंट थॉमस एक्विनास के 5 वेज हो, कांट का मॉरल आर्गुमेंट हो, वो सारे यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं। यानी कि एक तरफ आप न्याय दर्शन पढ़ लो और एक तरफ आप पूरी वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ लो, वो बराबर ही है, बल्कि न्याय ज़्यादा है, न्याय में ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 9 आर्गुमेंट्स हैं। 9 आर्गुमेंट्स अकेले न्याय वैशेषिक ने दिए हैं और वहाँ पे एक आर्गुमेंट अलग अलग फिलोसफर्स ने दिया, अलग अलग फिलोसोफर ने दिया है। यानी कि सारी वेस्टर्न एक तरफ और अकेली न्याय वैशेषिक जो है वो एक तरफ। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो आर्गुमेंट है दैट इज कार्यत फ्रॉम इफेक्ट। ये कहते हैं यहाँ पे ये इफेक्ट दिखाई देता है हमें, इस इफेक्ट को कोई कॉज भी होगा, क्योंकि हर इफेक्ट का कोई कॉज होता है, वो कॉज कौन है, वो गॉड हो सकता है। नेक्स्ट है अयोजनात, यानी कि फ्रॉम कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स। यहाँ पे जितनी भी चीजें बनी है वो सारी एटम से बनी है, तो एटम्स से बनाने वाला भी कोई होगा, यानी कि कोई एफिशिएंट कॉज होगा। वो एफिशिएंट कॉज कौन है, वो गॉड है। नेक्स्ट है धृत्यदय, यानी कि हर चीज यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी न किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि कुछ तो ऐसा होगा जो कि सारी चीज़ों को सपोर्ट करता होगा, वो सपोर्टर कौन है, वो गॉड है। नेक्स्ट है पदत, यानी कि वर्ड। ये जो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स में ये शक्ति, ये जो पावर है वो कहाँ से आती है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को डिनोट कर सकते हैं।
जैसे एक वर्ड है मार्कर, ये जो मार्कर वर्ड है, इसमें ये मार्कर वर्ड में ये पावर कहाँ से आई कि वो इस मार्कर ऑब्जेक्ट को डिनोट कर सकता है, ये पावर उसमें ईश्वर डालता है। इसका मतलब ईश्वर जो है वो अस्तित्व में है, यानी कि गॉड एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है प्रत्यय, फ्रॉम द फेथ इन वेदास। हम वेदों में विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि वेदास आर इनफैलिबल, वेदों में कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो अगर वेदास इनफैलिबल हैं तो उनको लिखने वाला भी कोई इनफैलिबल होगा, क्योंकि हम तो फैलेबल बीइंग्स हैं। फैलेबल का मतलब होता है हमारे अंदर कमी है, जो इनफैलेबल होता है उसमें कोई कमी नहीं होता है, ही इज कंप्लीट एंड ही इज परफेक्ट। तो जो परफेक्ट बीइंग है, जिसने परफेक्ट वेदों को लिखा है, वो गॉड ही हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है श्रुतय, फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारी जो श्रुतियां हैं, वो भी ये बताती हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है। वो भी गॉड के बारे में कई सारे आर्गुमेंट्स देती हैं। वो भी हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, जो हमारे शास्त्र होते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स होते हैं, वो भी हमें गॉड के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर अस्तित्व में है। नेक्स्ट है वाक्यत, फ्रॉम परसेप्ट्स ऑफ मॉरल लॉज। अब यहाँ पे जो कांट का मॉरल आर्गुमेंट है वो आ गया कि भाई जो हमारे पास जो मॉरल वैल्यूज हैं, हमारे पास जो एथिकल सेंस है, जो मॉरल सेंस है, वो कौन देता है? वो गॉड देता है। हम अगर यहाँ पे मॉरल बीइंग की तरह बिहेव करते हैं तो हमारा जो मॉरल सेंस है वो कहाँ से आता है? वो गॉड से आता है। इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है सांख्य विशेषत, फ्रॉम द स्पेशलिटी ऑफ नंबर्स। ये जो नंबर्स होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे लिए हमें नंबर की नॉलेज नहीं होती। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी नॉलेज जो है वो डेवलप होती है, हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप होती है। पहले हमारे लिए चीज़ एक ही होती थी, लेकिन अब हम ये मानने लगे हैं कि चीज़ें एक से ज़्यादा होती हैं। चीज़ें एक से ज़्यादा होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है, वो अपनी माँ से मिलता है, उसको लगता है कि दुनिया में एक ही लेडी है और वो है मेरी माँ। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, वो दूसरी लेडीज़ को भी देखता है, फिर वो समझ जाता है इसका मतलब जो लेडीज़ हैं वो सिर्फ एक नहीं होती, लेडी जो है वो एक नहीं होती, कई सारी लेडीज़ एक से ज़्यादा होती हैं। तो वो एक से ज़्यादा लेडीज़ को समझने के लिए उसको क्या चाहिए होगा? नंबर चाहिए होगा, एक से ज़्यादा नंबर। और वो कब पता चलेगा? जब उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप होगी। तो ये जो हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, जिससे हमें नंबर्स की नॉलेज आती है, ये हमें कौन देता है? हमारी कॉन्शियसनेस को कौन डेवलप करता है? नंबर्स की नॉलेज हमारे पास कहाँ से आती है? ये गॉड से आती है। इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है अदृष्टात, फ्रॉम द अनफॉरसीन ऑफ मॉरल गवर्नर। अगर हम बात करते हैं कर्म की, कि हम जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, कर्म का सिद्धांत हम मानते हैं ना, हिंदुज्म में, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में और दूसरे रिलीजन्स में भी इस बात को माना जाता है कि हम जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। पाप करते हैं तो अच्छा फल मिलेगा, पुण्य करते हैं तो पाप करते हैं तो बुरा फल मिलेगा, पुण्य करते हैं तो अच्छा फल मिलेगा। और हमारा जो नेक्स्ट लाइफ है, यानी कि जो हमारा पुनर्जन्म है, रीबर्थ है, वो भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि हम अभी क्या करते हैं, हमें अभी क्या करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि हमारे कर्मों का मॉरल गवर्नर होगा, जो हमारे कर्मों को मॉरली गवर्न करेगा। तो मॉरल गवर्नर कोई और नहीं हो सकता, वो गॉड ही हो सकता है। मॉरल गवर्नर जो है वो कोई और नहीं हो सकता, वो गॉड ही हो सकता है, जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। इसका मतलब जो गॉड है वो एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से 9 आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू न्याय वैशेषिक जो है वो गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। आगे अगर हम बात करते हैं जैनिज्म की, तो जैनिज्म गॉड में कभी भी विश्वास नहीं करता। अगर हम बात करते हैं जैनिज्म की, तो जैनिज्म जो है वो गॉड को डिनाई करता है, लेकिन गॉडहुड को वो एक्सेप्ट करता है। वो ये कहता है कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, और हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है राग और दूसरा होता है द्वेष। ठीक है, राग का मतलब होता है अटैचमेंट और द्वेष का मतलब होता है अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है कि घृणा, अटैचमेंट का मतलब होता है लगाव। तो हमारे पास ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। हमें जो चीज़ें सुख देती हैं उनसे हमारा अटैचमेंट हो जाता है, जो चीज़ें हमें दुख देती हैं उनसे हमारा अवर्जन हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमें घृणा होती है। और ये दोनों ही चीज़ें हमें क्या करती हैं? इस जगत से बांध के रखती हैं। कुछ चीज़ों से हमारा प्यार होता है, कुछ चीज़ों से हमारी घृणा होती है। ये दोनों ही चीज़ें हमें संसार के बंधन में बांध देती हैं। तो जो व्यक्ति इन दोनों चीज़ों से छूट जाता है, राग और द्वेष के बंधन को तोड़ देता है, जिसको ना किसी से अटैचमेंट होता है और ना ही किसी से घृणा होती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको विक्टर कहा जाता है, उसको कंक्वेरर कहा जाता है, उसको विजेता कहा जाता है, क्योंकि उसने इन दोनों पे विजय हासिल कर ली है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो बन जाता है ओमनीशिएंट। ओमनीशिएंट का मतलब होता है
हु नोज एवरीथिंग, यानी कि सर्वज्ञ बन जाता है। और सब कुछ जानने वाला कौन होता है? गॉड होता है। यानी कि अगर हम इन दो चीजों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम बन जाते हैं जिन, और जिन से ही वर्ड बना है जैन, ठीक है, जिन से ही बना है जैन, और जैन का मतलब, जिन का मतलब होता है विक्टर, यानी कि विजेता। तो जिसने राग और द्वेष पे विजय प्राप्त कर ली है वो जिन बन गया है, और जो जिन होता है दैट इज द स्टेटस ऑफ गॉडहुड। इसका मतलब आप कौन बन जाते हो? आप गॉड बन जाते हो। इस तरीके से गॉड के कॉन्सेप्ट को जो जैनिज्म है वो लेके आता है। लेकिन इसके अलावा कोई क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर जैसा कोई गॉड होता होगा उसको ये रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करते हैं सांख्य की, योग की और चार्वाक की। सांख्य जो है, सांख्य दर्शन जो है ये एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो ना तो होने की बात करते हैं ना ही नहीं होने की बात करते हैं। ये कहते हैं ना तो हमारे पास होने के कोई प्रमाण है ना ही नहीं होने के प्रमाण है, इसलिए हम नहीं कहते कि गॉड है या फिर नहीं है। तो इसलिए कौन है? ये एग्नोस्टिक है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं योग दर्शन की, तो योग दर्शन गॉड में विश्वास करता है, और योग दर्शन के हिसाब से जो गॉड है वो कौन है? गॉड इज अ स्पेशल पुरुष, क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी जो है सांख्य दर्शन, सांख्य योग के अकॉर्डिंग वो क्या है? दैट इज टू फोल्ड, और वो टू फोल्ड जो है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो प्रकृति है, दूसरा पुरुष है। ठीक है, तो जो पुरुष है, जो स्पेशल पुरुष है उसको ये गॉड बोलते हैं। कहते हैं जो स्पेशल पुरुष है जो हमारी हेल्प करता है लिबरेशन को गेन करने में, उसको ये गॉड बोलते हैं। लेकिन वो जो गॉड है वो कोई क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर जैसा गॉड नहीं है, वो ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट जैसा गॉड नहीं है, उसको ये डिनाई करते हैं। इसका मतलब ये गॉड को मानते हैं लेकिन वो सिर्फ एक स्पेशल पुरुष है, वो कोई ओमनीपोटेंट जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है गॉड का, उसमें विश्वास नहीं करते। आगे अगर हम बात करते हैं चार्वाक की, तो चार्वाक तो कहते हैं कि यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीबे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्गमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, घी पियो भले उधार लेके पियो, क्योंकि एक बार भस्मीभूत हो गए तो दोबारा दुनिया में आने का मौका नहीं मिलेगा। त्रयो वेद से करतारो भंडदूत निशाचरा। तीनों वेदों के जो रचयिता है वो भांड, दूत और निशाचर है, उनकी बातों में मत आओ। ईश्वर, दैत्य, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, इन सब चीजों के चक्करों में मत पड़ो, ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो ये गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं, पूरी तरीके से ये डिनाई करते हैं। अब आप ये कहोगे कि इनके एथिक्स क्या कहेंगे? क्या ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? नहीं लेते। ये कहते हैं कि घी पियो भले ही उधार लेके पियो, अगर मर भी गए ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घी तो आपने पी लिया ना। इस तरीके से ये सुखवादी दर्शन है, हेडोनिस्टिक फिलोसोफर हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, व्हिच मींस पियो पियो तब तक पियो जब तक धरती पर गिर नहीं जाओ, और जब गिर जाओ तो उठो और फिर पियो, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होता। तो ऐसी इनके एथिकल वैल्यूज हैं, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नाउ विल डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द आर्गुमेंट्स ऑफ न्याय फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। 2023 में 20 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो इसमें हम सारे हमारे जो आर्गुमेंट्स हैं उनको हम दे देंगे। ठीक है, तो उनको हम यहाँ पे आराम से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज प्रेजेंट अ क्रिटिकल एक्सपोजिशन ऑफ डिफरेंट आर्गुमेंट्स ऑफर्ड बाय सेंट थॉमस एक्विनास टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आल्सो नोन एज 5 ways, which one of them do you find philosophically most interesting, give reasons in support of your answer। ये 2022 में 20 नंबर का क्वेश्चन आया था। जो 5 आर्गुमेंट्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा अच्छा आपको कौन सा लगा, उसमें कोई भी एक आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गिव क्रिटिकल अकाउंट ऑफ मॉरल आर्गुमेंट टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, अब जो मॉरल आर्गुमेंट है उसका क्रिटिकल अकाउंट देना है कि जो मॉरल आर्गुमेंट कांट वाला था उसको आप कैसे क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है इज द ओंटोलॉजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बाय सेंट एंसेल्म लॉजिकल डिस्कस। 2020 में 20 नंबर का क्वेश्चन आया था। इसमें आपको बताना है जो सेंट एंसेल्म ने जो परफेक्शन से गॉड को डिराइव किया था, क्या वो आपको कंसीवेबल लगता है, क्या आपको लॉजिकल लगता है या नहीं लगता है? अगर लगता है तो क्या आर्ग्यूमेंट्स है, नहीं लगता है तो क्या आर्ग्यूमेंट्स है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। अगला जो क्लास है दैट इज प्रॉब्लम ऑफ ईवल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय क्लास। इस क्लास में आपको सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन सा लगा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय क्लास। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टे ट्यून्ड टू स्टडी IQ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।